आनंदपुर गांव में दरिया के दरमिया एक बहुत ही मशहूर मंदिर था। इस मंदिर के बाहर वेंकट का एक छोटा सा स्टॉल था। इस स्टॉल में वो इडली, वड़ा और डोसा फरोख्त किया करता था। दर्शन करने आए हुए भक्त वेंकट के स्टॉल पर नाश्ता किया करते थे। भाईजान, एक मसाला डोसा दो और 2 प्लेट वड़ा सांभर देना। आप बैठिए भाईजान, मैं अभी ले आता हूँ। वेंकट की पत्नी डोसा बनाया करती और वेंकट खरीदारों को संभालता था। वेंकट सारे खरीदारों से बहुत अच्छे से गुफ्तगू किया करता था। लोगों को वेंकट के स्टॉल पर डोसा खाना बहुत पसंद था। अरे भाईजान, हमें भी 2 डोसा दे दीजिए। बिल्कुल भाईजान, तशरीफ रखिए, मैं बनवाता हूँ, बिल्कुल गर्मा गर्म। वेंकट और पूजा मिलकर एक साथ काम करते थे, इसलिए उनकी आमदनी भी अच्छी थी। दोनों अपने कारोबार से बेहद खुश थे। बेटा, आइए आइए बाबा, तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। वेंकट रोज इस ज़ईफ भिखारी को खाना खिलाता था, लेकिन ये बात उसकी बीवी पूजा को हरगिज पसंद नहीं थी। क्या जरूरत थी इस भिखारी को आदत लगाने की? ये रोज चला आता है मुफ्त का खाने के लिए। पूजा, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो? अरे लेकिन आप अगर इसे मुफ्त में खाना ना दे तो क्या ये मर जाएगा? कुछ ना कुछ और ये कर ही लेगा ना। ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी की मदद करने में हिचकिचाना चाहिए। जय हो दयावान, आप ऐसे ही लुटाते रहो। ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ भिखारियों की कतार लग जाएगी, कतार। मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना करूँगा, बाकी ऊपर वाला मालिक है। वेंकट ने उस ज़ईफ भिखारी के लिए कुछ वड़े, इडली और चटनी भरी और उसे दे दिया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। ज़ईफ भिखारी खाने लगा। तभी वहाँ मंदिर का पंडित आया। पंडित दिखने में गोल मटोल था, छोटा कद और मोटी तोंद। जय माता की। जय माता जी। पंडित जी बैठिए, आइए ना बैठिए। पूजा ने पंडित के लिए टेबल साफ किया और पंडित बैठ गया। क्या खाएंगे आप पंडित जी? 2 प्लेट वड़ा, 2 प्लेट इडली, 2 डोसा। आज के लिए बस इतना ही। अभी लाती हूँ। पूजा पंडित की खिदमत में लग गई। तभी वेंकट उसके पास गया। मैं इस बाबा को मुफ्त खिलाता हूँ, वो तो गरीब है। ये पंडित तो निहायती अमीर है, तुम इसे मुफ्त क्यों खिलाती हो? ब्राह्मणों के बारे में ऐसा नहीं कहते। शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मणों को खिलाने से बरकत मिलती है। और जब से मैंने इस पंडित को खिलाना शुरू किया है, देखो हमारा कारोबार बढ़ गया है। जैसे जिसकी सोच। तुम इस ब्राह्मण की खिदमत करो, मैं जा रहा हूँ भगवान जी के दर्शन करने। ठीक है, जाओ। वेंकट मंदिर में पहुंचा और उसने भगवान जी के सामने हाथ जोड़ा। हे प्रभु, हमेशा मेरे साथ रहना और सबका भला करना। मेरी बीवी सोचती है कि भरे हुए पेट को भरकर उसे बरकत मिलेगी। मुझे इल्म है ये गलत है प्रभु, लेकिन अपना कर्म उस पर भी बनाए रखना। वेंकट अपने साथ सभी का भला चाहता था। वो एक बहुत ही नेक इंसान था। अपनी बीवी से छुप छुप कर वो गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया करता था। ऊपर वाला तुझे बरकत दे। वेंकट को जरूरतमंदों की मदद करने से बहुत खुशी मिलती थी, इसलिए वो छुपते छुपाते नेकी का काम करता ही रहता था। वहीं उसकी बीवी पूजा मतलबी थी। वो सोचती थी कि भगवान उनका ही भला करे और इसी वजह से वो ब्राह्मणों की खिदमत किया करती थी। खैर, ये सिलसिला चलता रहा। वेंकट और पूजा का डोसा स्टॉल भी ठीक ही चल रहा था। वेंकट गरीबों की मदद करता और पूजा ब्राह्मणों की खिदमत करती। रोज सुबह 5 बजे की पहली नाव पकड़कर वेंकट और पूजा मंदिर पहुंचते थे और फिर वहां अपना कारोबार लगाया करते थे। और सुबह से ही उनके ठेले पर खरीदार आ जाते थे। फिर बारिश का मौसम आया। वेंकट और पूजा रोज की तरह नाव में सवार थे। आज लगता है तेज बारिश होगी। मतलब खरीदार कम होंगे। वो तो है, लेकिन जितने भी लोग हैं उनको भूखा थोड़ी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मंदिर खाली हो जाएगा हम घर लौट आएंगे। ठीक है। वेंकट और पूजा दरिया पार करके मंदिर के पास पहुँचे और रोज की तरह उन दोनों ने अपना ठेला लगाना शुरू किया। बारिश तेज हो रही थी।
मुझे नहीं लगता आज कुछ खास ग्राहक आएंगे। देखते हैं। बस तभी 2-3 लोग उनके ठेले पर आ गए। आइए आइए भाईजान, बैठिए। हमें 3 प्लेट इडली और 2 प्लेट वड़ा दे दो। जी अभी लाया। पूजा ने इडली वड़े तैयार किए और वेंकट ने खरीदारों को दे दिया। खरीदारों ने खाना शुरू किया। उन सब का खाकर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी बारिश नहीं रुकी। लगता नहीं है आज ये बारिश रुकेगी। हाँ, बारिश की वजह से मंदिर में भक्त भी कम है। उस शख्स ने वेंकट को पैसे दे दिए। हम लोग कुछ देर यहीं इंतजार करेंगे, बारिश रुकते ही चले जाएंगे। जी चलेगा। वो लोग काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन बारिश नहीं रुकी। फिर वो लोग भीगकर दरिया तक पहुँचे। दरिया की खतरनाक शक्ल देखकर वो हैरान थे। दरिया में एक भी कश्ती नहीं थी और दरिया के पानी की सतह बढ़ती ही जा रही थी। वो लोग दौड़ते हुए वेंकट के पास आए और उसे ये सब बताया। ये सैलाब हम सबको डुबा देगी, हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी उनके सामने वो ज़ईफ भिखारी आया। बचाने वाला वो है, तो आखिर कोई क्या मारेगा। यहाँ हम सबकी जान पर बनाई है और ये भिखारी हंस रहा है। हमें कुछ तो करना होगा। हे भगवान, हम सबको महफूज किनारे पहुंचा दो। हे भगवान, रहम करो। वेंकट ऊपर वाले से दुआ करने लगा। तभी उस ज़ईफ भिखारी ने सामने रखी एक डोसे की प्लेट उठा ली। हम सब इतने बड़े खतरे में हैं और तुझे खाने की पड़ी है। मेरे पीछे आओ। भिखारी के साथ सभी लोग दरिया के पास पहुंचे। भिखारी ने उस डोसे की प्लेट को जमीन पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली और जादू से उस डोसे का साइज बढ़ने लगा। डोसे का साइज इतना बड़ा हो गया कि मानो बड़ी कश्ती हो। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे। ये जादुई बड़ी डोसे की कश्ती दरिया को बड़ी आसानी से पार करा देगी। तुम सब इसमें बैठ जाओ। सभी लोग कश्ती में बैठ गए, सिवाय उस भिखारी के। अभी आइए। नहीं बेटा, मुझे बचाने वाला वो है, तुम सब जाओ। भिखारी के इशारा करते ही डोसे की बड़ी कश्ती दरिया में तैरने लगी। पानी की बड़ी बड़ी लहरों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। अंदर बैठे सभी लोग महफूज थे। वो सभी लोग दूसरी ओर पहुंच गए। सभी ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और उनके उतरते ही डोसे की बड़ी कश्ती पानी में डूब गई। आज वेंकट के साथ सभी लोगों ने ये करिश्मा देखा था। डोसे की बड़ी कश्ती का करिश्मा शायद वेंकट की नेक दिली ही थी कि उसे जादुई डोसे की बड़ी कश्ती बचाने आई थी। रामू अन्ना कर्नाटक से मुंबई शहर में नौकरी की तलाश करने आ गए, पर पढ़ा लिखा न होने की वजह से उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती है और वो बेहद परेशान हो जाते हैं। काम का इस मुंबई शहर में आ गए हम लोग, वहीं पर कुछ काम धंधा ढूंढ लेते। दर बदर भटकने से ही हमें कुछ हासिल होगा, यह हमेशा याद रखना। आप सब्र रखिए, कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। कौन सा काम मिलेगा मुझ जैसे अनपढ़ को? ये शहर पढ़े लिखे लोगों का जी, या हम जैसे अनपढ़ जाहिलों के लिए कोई काम नहीं है। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही जी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें दोबारा गांव जाना पड़ेगा। अगर कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो हम लोग अपना ही कोई काम शुरू कर देंगे। पर हम लोग क्या शुरू करेंगे? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि खुद का कोई धंधा डाल सके। तुम्हारे गहने बेचकर ही तो हम यहाँ पर आए हैं। काश मेरे भी बाप दादा के पास अच्छी खासी जमीन जायदाद होती। हे मालिक, ये कैसा इम्तिहान ले रहे हो? हम लोग एक ठेला लगाकर डोसा बेचने का काम शुरू कर सकते हैं। इसमें ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये सही कहा तुमने। इस काम में ना पैसे की जरूरत जी और ना ही पढ़ा लिखा होने की। चलो आज से ही शुरू करते हैं। जल्दी से श्री गणेश करके अपने धंधे को हम आगे ले जाते हैं जी। रामू अन्ना और उनकी बीवी सुनीता बाजार के एक कोने पर एक ठेला लगाते हैं और डोसा बेचना शुरू कर देते हैं। आ जाओ भाइयों, गर्मा गर्म डोसा खाओ। सुनीता की आवाज सुनकर कुछ ग्राहक उनके ठेले पर आते हैं और डोसा बनाने के लिए कहते हैं। नया ठेला लगाया है क्या आपने?
हाँ हाँ, आज ही लगाया है। कैसे दिया एक डोसा? आज पहला दिन है ना, इसलिए आज हम किसी से पैसे नहीं लेंगे। बस आप डोसा खाइए और बताइए कि कैसा बना है। रामू अन्ना ग्राहक को डोसा बना कर देते हैं और ग्राहक भी बड़े चाव से उसे खाते हैं और उन सबको डोसा बेहद पसंद आता है। आपका बनाया हुआ डोसा तो बेहद लाजवाब है। आपको तो किसी बड़े होटल में होना चाहिए था। जी नहीं जी, मेरे लिए ठेला काफी है। अगर आपको ये डोसा अच्छा लगा तो हमेशा मेरे इधर आकर ही डोसा खाइए जी। आप भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए जी। हमारे हाथ का डोसा कोई एक बार जो खा लेता ना जी, वो हमेशा ही मुस्कुराता है जी। हाँ हाँ, मैं तो आऊंगी ही और साथ में अपने दोस्तों को भी लेकर आऊंगी। वो भी आपके डोसों का मजा चखेंगे। अगले दिन से रामू अन्ना के ठेले पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। रामू अन्ना का डोसा सभी ग्राहकों को बेहद पसंद आता है और सभी लोग यहाँ पर डोसा खाने के साथ साथ घर भी ले जाते हैं, जिससे रामू अन्ना की बेहद अच्छी आमदनी होती है। तुमने ये अच्छा दिमाग लगाया जो मुझे डोसा बनाने के लिए कहा। अब हमको वापस गांव जाने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे गांव जाकर किसानी करनी पड़ती। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आते। हाँ, और अच्छे पैसे जमा होने पर हम लोग इसी शहर में अपना खुद का घर भी खरीद सकते हैं। पता नहीं इस मनहूस के हाथ में क्या जादू है जो हमारे ग्राहक होटल का डोसा छोड़कर उसके ठेले पर जा रहे हैं। जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मनहूस मेरे सारे ग्राहकों को ले जाएगा। होटल मालिक रामू अन्ना के ठेले को बंद करने की तरकीब सोचने लगता है। दूसरी तरफ रामू अन्ना के ठेले पर इतनी भीड़ लग चुकी है कि रामू अन्ना का डोसा बनाने का सारा सामान खत्म हो जाता है। मुझे माफ कर दो भाइयों, आज मैं आपको डोसा नहीं खिला सकता। मेरा सारा सामान खत्म हो चुका जी, पर मैं कल से बहुत सारा सामान लेकर आएगा ताकि रात तक भी सामान खत्म ना हो। और आज जो भी अकेला जा रहा है जी, कल उसे सांभर और चटनी ज्यादा दूंगा। मेरा मतलब जी कि जो भी खाली हाथ जा रहा है उसे। रामू अन्ना उस दिन के कमाए हुए पैसे लेकर अपने बीवी के साथ घर जाने लगते हैं। अब कल से और मेहनत करना होगा, नहीं तो ग्राहक नाराज हो जाएंगे। बेचारे डोसा खाने आए थे और मेरे पास सामान ही नहीं था। अगर रोज रोज ग्राहक खाली हाथ चले जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अगले दिन रामू अन्ना बहुत सारा सामान लेकर आते हैं और डोसा बनाने लगते हैं। उनका अच्छा धंधा होते हुए देखकर बाकी के दुकानदार उनके दुकान के सामने कूड़ा फेंक देते हैं और उनके ठेले को भी नुकसान पहुंचाते हैं। पर रामू अन्ना सब कुछ ठीक कर लेते हैं और तभी बारिश हो जाती है और रामू अन्ना का चूल्हा बुझ जाता है। ऐसा बारिश ने तो परेशान ही कर दिया। 2 बार चूल्हा जला चुका हूँ और दोनों बार बुझ गया जी। अब शगुन तो नहीं। रामू अन्ना बेहद कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बारिश में चूल्हा नहीं जलता। वो मायूस हो जाते हैं और ठेला बंद करके वापस घर आ जाते हैं। ये देखकर बाकी दुकान वाले बेहद खुश हो जाते हैं। लगता अब हमारा ठेला बंद होने वाला। इतने बारिश में तो कोयला पूरा भीग गया जी। हर बार जला रहा हूँ, हर बार कुछ न कुछ हो रहा है। अगर ठेले पर डोसा नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, हम घर से डोसा बनाकर ले जाएंगे। अगले दिन से रामू अन्ना घर से डोसा बनाकर ले जाते हैं, पर वो रास्ते में जाते जाते ठंडे हो जाते हैं और बारिश के आने से गीले भी हो जाते हैं। इसीलिए ग्राहकों को डोसा पसंद नहीं आता और सभी ग्राहक बिना डोसा खाए चले जाते हैं। ये डोसा है या पानी पूरी? पूरा पानी में भीगा हुआ है, हम ऐसा डोसा नहीं खाएंगे। इस तरह से ग्राहकों को जाते हुए देख रामू अन्ना बेहद उदास हो जाते हैं। तभी बारिश ज्यादा होने से समंदर में पानी बढ़ जाता है और कुछ मछलियाँ और कछुए बहकर बाहर आ जाते हैं, जिसमें से एक बड़ा कछुआ पलट जाता है और सीधा होने की बेहद कोशिश करता है। रामू अन्ना बाढ़ में डूबने की फिक्र किए बिना पानी में उतरते हैं और उस कछुए को सीधा करते हैं। तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। क्या आप इस बारिश को होने से रोक सकते जी? नहीं, मैं बारिश को होने से नहीं रोक सकता, पर मैं तुम्हें एक ऐसा पाउडर दे सकता हूँ जिससे तुम डोसे की छतरी बनाकर अपनी परेशानी दूर कर सकते हो। पर डोसा छतरी तो बारिश में भीगकर खराब हो जाएगी। तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं करता ना? कछुआ अपने कवच से एक थैली पाउडर निकालकर रामू अन्ना को देता है। ये लो, ये समुद्री देवता का दिया हुआ जादुई पाउडर है। जिस तरह से मेरा कवच इस पाउडर से कठोर हो जाता है, तुम्हारा डोसा वैसे ही कठोर और स्वादिष्ट हो जाएगा। रामू अन्ना कछुए से पाउडर की थैली ले लेते हैं और घर जाकर डोसा बनाते हैं और डोसे के ऊपर वो पाउडर छिड़क देते हैं।
जिससे डोसा बेहद कड़क हो जाता है। सुनिंदा उन डोसों को सिलकर छतरी बनाती है और उन पर लकड़ी का हैंडल लगाती है। अब रामू अन्ना डोसे की छतरी लगाकर ठेले पर जाते हैं। आओ भाइयों आओ, डोसा खाओ और छतरी गिफ्ट में पाओ जी। अरे अन्ना, ये कैसा ऑफर है आपका, जरा मुझे भी बताइए। मैं बताती हूँ। देखिए, अगर आप एक डोसा खाएंगे तो आपको एक डोसा छतरी मिलेगी। और आप तो देख ही रहे हो कि बारिश कितनी तेज हो रही है। डोसा खाने के बाद आपको दुकान से अलग छतरी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, ये तो बेहद अच्छा ऑफर है। डोसा खाओ और बारिश से भी बचो। रामू अन्ना के एक डोसा पर एक डोसा छतरी फ्री के ऑफर को जानने के बाद बहुत सारे ग्राहक रामू अन्ना के ठेले पर डोसा खाने के लिए आते हैं, जिससे रामू अन्ना के पास जल्दी ही बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। देखा, हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व हो गई। आज हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हाँ, हमारी प्रॉब्लम तो सुलझ गई, पर शहर में ऐसे बहुत से गरीब लोग जी जिनके पास छतरी खरीदने के पैसे नहीं। हम उनकी मदद करेंगे। अब से हम ये तय करते जी, जहाँ कहीं भी कोई गरीब या भिखारी भूखा रहेगा, मैं उन्हें अपना डोसा मुफ्त में खिलाऊंगा और किसी को बिना छत के सोने नहीं दूंगा। रामू अन्ना और सुनीता बहुत सारी डोसा छतरी बनाते हैं और शहर के गलियों में बांट देते हैं। जल्दी ही रामू अन्ना पूरे शहर में डोसा छतरी वाले के नाम से मशहूर हो जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत 20 साल पहले हुई। मदन और पूनम गरीब किसान थे जिनके रागी के खेत थे। वो अपने खेतों पर कड़ी मेहनत करते थे और फिर जब रागी की फसल उगती थी तो उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते थे। हमें बाकी सारे किसानों की तरह चावल और गेहूं उगाना चाहिए। अगर सभी किसान चावल और गंदुम ही उगाएंगे तो रागी उगना ही बंद हो जाएगा जाने मन। मेरे दादा के दादा भी रागी ही उगाते थे और मैं भी रागी ही उगाऊंगा। हाँ, उगाओ। गांव के सारे किसान चावल और गेहूं उगाकर अमीर बन रहे हैं और तुम अपने खानदानी रागी की फसल उगाकर गरीब ही बने रहो। मैं कितना भी समझाऊं, तुम्हारी मोटी बुद्धि पर असर कहाँ होगा। पूनम अक्सर मदन को ताने मारा करती थी, पर मदन उसकी एक न सुनता और इसी वजह से गांव वाले मदन और पूनम का बहुत मजाक उड़ाते थे। खा ले मदन, तूने सालों से चावल नहीं खाए होंगे, खा ले। हाँ, ये तूने सही बात कही। हाँ, इसके पास इतने पैसे कहाँ होंगे कि ये चावल खरीद कर खा सके। गांव वाले अक्सर मदन और पूनम की गरीबी का मजाक बनाया करते थे। आज 20 साल बाद जनार्दन और रघु बूढ़े हो चुके हैं। गांव में एक सरकारी हेल्थ कैंप लगा है। अरे चाचा जी, आपका तो ब्लड शुगर बहुत ज्यादा है। अरे अब क्या करें, इतने साल हो गए शुगर का इलाज कराते हुए। पता नहीं ये शुगर कब कम होगी। अब तो दवा खा खा के भी परेशान हो गया मैं। हाँ, कम वक्त हमें तो शुगर के साथ साथ बीपी की भी शिकायत है और हमारी बीवी को भी ये दोनों है। अब तो लगता है कि जिंदगी भर हमें दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी। अब क्या कर सकते हैं चाचा जी, आप लोगों का खान पान ही ऐसा है। तभी उनके सामने से मदन गुजर रहा था। दोनों ने हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाने के लिए अपने पास बुलाया। अरे मदन, यहाँ आओ, मुफ्त में डॉक्टर जांच कर रही है, तुम भी करवा लो। अरे भाई, मुझे कोई तकलीफ नहीं है तो मैं बेमतलब क्यों चेक कराऊं? अरे ऐसा कैसे मुमकिन है? अरे तुम तो हम दोनों से भी बड़े हो। जब हम दोनों और हमारी उम्र के सारे लोग बीमारी के शिकार हैं तो तुम कैसे एकदम ठीक रह सकते हो भला? अरे क्योंकि हम जिंदगी भर रागी की रोटी और रागी का ही डोसा खाते हैं। रागी के दाने में इतनी शिफा है कि हम अभी तक जवान हैं। अरे अब तुम लंबी फेंक रहे हो मदन। वैसे आपने बात पते की है। रागी के दानों में बहुत शक्ति है। चाचा जी, आपकी उम्र क्या है? 60 साल। वाह, आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि आप 50 के ऊपर होंगे। ना बाल सफेद, हड्डियां और मांसपेशियां भी मजबूत। ये रागी का ही कमाल है।
अरे तो सच में रागी के दाने में इतनी ताकत होती है? हाँ चाचा जी। अरे मैं कह रहा था ना, हमारे बाप दादा भी रागी खाकर ही 100 साल तक तंदुरुस्त रहते थे और हम भी उन्हीं की तरह रहेंगे, एकदम तंदुरुस्त। मदन हंसते हुए वहाँ से चला गया। आप दोनों भी रागी खाना शुरू कर दीजिए, आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी जल्दी ही। और जनार्दन और रघु सोच में पड़ गए। अरे रागी की रोटियां बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है, मेरी बीवी और बहू तो बिल्कुल नहीं बनाएंगी। हाँ, और मेरी भी। अरे तो क्यों ना मदन की बीवी से रागी की रोटियां खरीदें हम। हाँ, वैसे तुम्हारी बात दुरुस्त है। अगर इससे हमारी सेहत बन सकती है तो क्यों नहीं। दवाई खाने से तो बेहतर है कि हम रागी की रोटियां ही खाएं, हैं? जनार्दन और रघु दोनों मदन के घर पहुँचे पूनम से मिलने। अरे भाभी जी, हमें आपसे एक काम था। अरे आप रागी की रोटियां बनाते हैं ना, तो हमारे लिए भी बना दी। हमें डॉक्टर ने रागी की रोटियां खाने की सलाह दी है, लेकिन हमारी बीवी और बहुओं से इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी। हमारी किस्मत में वही है, हमारे खेतों में रागी ही उगती है, तो वही खाएंगे ना। लेकिन याद है भाईजान, एक दिन आप ही मंदिर में हमारा मजाक उड़ा रहे थे। अरे सब याद है भाभी, हम अपने गलती के लिए माफी मांगते हैं। उस दिन हमने आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज समझ में आया कि आप लोग गरीब होकर भी हमसे ज्यादा सेहतमंद खाना खाते हैं। हाँ, हमें माफ कर दीजिए और हमारी मदद कीजिए। ठीक है, हम कल से आप दोनों को रागी का डोसा बना कर देंगे, पर पैसे लेंगे। जी जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रघु और जनार्दन वहाँ से खुशी खुशी रवाना हुए। अगले रोज पूनम अपने परिवार के लिए रागी का डोसा बना रही थी और कुछ डोसे ज्यादा बनाए। कुछ देर बाद रघु और जनार्दन आए, उन्होंने पैसे दिए और डोसा खाने लगे। अब से जनार्दन और रघु रोज रागी का डोसा खाने आते थे। कुछ ही महीनों में उन दोनों की तबीयत बेहतर हो गई। जनार्दन का शुगर भी कम हो गया। अरे भाभी, आपकी वजह से हमारा शुगर कम हो गया, शुक्रिया। इन दोनों को देखकर गांव के सारे बूढ़े जवान रागी का डोसा खाने आने लगे। पूनम हर किसी से पैसे लेकर उन्हें रागी का सेहतमंद डोसा खिलाती थी। पूनम के घर के बाहर लंबी कतारें लगने लगी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को स्वादिष्ट और सेहतमंद रागी का डोसा खाना था। अरे पहले मुझे दीजिए। अरे नहीं नहीं, पहले हम आए हैं, हमें दीजिए। सबको मिलेगा, झगड़ा मत कीजिए, सब्र रखिए। रागी का डोसा बनाकर बेचना पूनम का व्यापार बन गया था। इस व्यापार से उसके परिवार की कमाई कई गुना बढ़ गई थी और वो लोग पहले की तरह गरीब नहीं थे। दिन ब दिन उनका कारोबार बढ़ता ही जा रहा था और साथ ही वो अमीर हो रहे थे। वो अपने खेतों में जितनी भी रागी उगाते थे सब डोसा बनाकर गांव में बेच देते थे। अब वो रागी के धान नहीं बेचते थे। एक ही साल में मदन और पूनम ने गांव में एक नई जमीन खरीद ली और नया घर भी ले लिया। अरे मैं कहता था ना कि मेरे दादा के दादा भी रागी ही उगाते थे और मैं भी रागी ही उगाता रहूंगा। आप सही थे। उनकी ये सफलता उनके रागी के फसल और रागी के डोसे की वजह से थी।